कुछ भी सोचने के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? फ्रीडम। मेंटल लिबर्टी जब तक आपके पास नहीं होती है तब तक आप बहुत अच्छा सोच नहीं सकते हैं। और जब ये सब लपट जाता है गर्दन में तो बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। कुछ लोग तो कान में भी लगा लेते हैं और दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। वो लोग कैसे सोचते होंगे, मुझको तो तरस आता है उन लोगों पर। कितने लोग हैं आप लोग जो कान में लगाते हैं ईयरफोन? सब लोग लगाते हो? तो हार्न वगैरह सड़क पे बजती कैसे सुनते हो? है? मत सुना करिए लगा करके बहुत देर तक, अदरवाइज आपकी सुनने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और फिर आप बुढ़ापे में कोई आपको पानी नहीं देगा। ठीक है? तो भारतीय संविधान के, अब आ रही है आवाज़? नहीं, माइक से नहीं आ रही तो हम क्या करें? हम तो ऑन कर दिए हैं यहाँ से। स्विच ऑन करो वहाँ से। तुम लोग क्यों आगे बैठती, कुछ नहीं पता है जब है? तो अभी तक सब फिट कर देना चाहिए था। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? संविधान बना 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। आप थोड़ा शांति बनाओ भाई। तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन देयर आर 2 मेथड्स अबाउट द स्टडी आर राइटिंग एनीथिंग्स। किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, सोचने के लिए, नया कुछ करने के लिए, किसी भी स्टडी के लिए केवल 2 मेथड होते हैं, 2 पद्धतियाँ होती हैं। देयर आर 2 अप्रोच। या तो आपको ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी हो, इतना ज़्यादा विजडम हो कि आप बहुत ही एडवांस सोचते हो और उतना एडवांस सोच करके आप लिखने की कैपेबिलिटी रखते हो और उस बात को आपके लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, रेडी हो। ठीक है? एक तो पद्धति ये हो गई कि आपके पास गॉड गिफ्टेड विजडम है, ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है, जो आप 100 साल आगे तक के बारे में सोच ले रहे हैं कि क्या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बदलने वाली है, और उसके हिसाब से आप एक सिस्टम देने का प्रयास, सलाह देने का प्रयास करते हैं। ऐसी अप्रोच को डिडक्टिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड कहते हैं। आगमनात्मक पद्धति कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? आगमनात्मक, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिडक्टिव पद्धति। यानी जब आप चीज़ों को खोजते हैं, खोदते हैं और खोज करके निकालते हैं और आप एक वे को, एक रास्ते को प्रतिपादित कर देते हैं, तो रास्ता होता है डिडक्टिव मेथड का। ठीक है? दूसरा यह है कि आपके पास गॉड गिफ्टेड बुद्धि नहीं है, या कम है, या फिर है भी, तो आप एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो पहले से जितनी भी व्यवस्थाएं प्रचलित हैं उन सभी व्यवस्थाओं को आप स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद उन सब चीज़ों में जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको लेते हैं, उनको बारो करते हैं, और बारो करने के बाद उसको अपने अनुसार रिवाइज करके नियम बनाते हैं। तो ऐसी पद्धति को इंडक्टिव पद्धति कहते हैं, निगमनात्मक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? निगमनात्मक पद्धति कहते हैं कि आपको चीज़ें जो हैं वो बारो कर रहे हैं आप, और आप जो पहले से चीज़ें हैं उनकी जगह पर एक नवीन व्यवस्था प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर। तो मोरलेस इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडक्टिव मेथड से है। डक्ट मतलब क्या होता है? डक्ट माने क्या होता है? मतलब नहीं समझते हैं? डक्ट अंग्रेजी का शब्द है। डक्ट माने गड्ढा होता है। हर घर में एक डक्ट बनता है, किनारे एक तरफ एक वेंटिलेशन बनता है। तो जब आप उसको पाटते हैं, भरते हैं, इन करते हैं उसमें चीज़ों को, तो एक नया स्वरूप निकल करके आता है। मान लीजिए अभी जो हम लोगों की क्लास है,
ये क्या है? ये इंडक्टिव है। जैसे संविधान के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप अपने आप से उतना नहीं स्टडी कर सकते, तो जो टीचर होता है वो सप्लीमेंट करता है, वो इंडक्टिव करता है, वो जो चीज़ें आपको बताता है उसको आप समझते हैं और अपने आप में अडाप्ट करते हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द इंडक्टिव मेथड। इसको निगमनात्मक पद्धति के रूप में हम जानते हैं। ओके, तो भारतीय संविधान भी जो है वो निगमनात्मक पद्धति से बना। और क्यों बना? ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हम एक लंबे समय तक ब्रिटिश के उपनिवेश थे और तमाम चीज़ों के जीने के लिए अभ्यस्त हो चुके थे। हमारी परंपराएं, जो ट्रेडिशंस थी, वो बिल्कुल अलग थी। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के धीरे धीरे हम अभ्यस्त हो रहे थे। उसके पहले हमारे देश में देसी रियासतें थी, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, छोटे छोटे देश हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन के आने के बाद से तमाम सारे ब्रिटिश प्रांत बन गए। संसदीय शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम से आ चुकी थी। धीरे धीरे हम लोग उसमें जीवन जीने के क्या हो गए थे? अभ्यस्त हो गए थे, हैबिचुअल हो गए थे। तो उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत की परंपराओं के अनुसार और दुनिया की जितनी अच्छी चीज़ें हैं उनसे बारो करके, उनको ले करके एक श्रेष्ठ संविधान बनाने का प्रयास किया गया। आजकल एक नारा चलता है, क्या है? श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो उसी तरीके से एक संविधान, श्रेष्ठ संविधान बनाने का प्रयास हमारे संविधान निर्माताओं ने किया और इसीलिए उन्होंने भारतीय संविधान के लिए इंडक्टिव मेथड को अपनाया और इसलिए ऐसे संविधान बनाने का प्रयास किया जो मनुष्य के और राज्य वो मार्ग दिखाए जो हर परिस्थितियों के में मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए व्यवस्था दे सके। ऐसे संविधान को लाया गया और इसलिए सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये माना जाता है दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। भारत का संविधान तमाम सारे दूसरे स्रोतों से ग्रहित है ना? तमाम दूसरे स्रोतों से, दूसरे देश के संविधानों से ये प्रेरणा लेकर के आता है। इसको क्या बोलते हैं? जो हो रहा सो हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं। हाँ, माइक तो चल रहा है यार। कौन सा स्विच? वो तो ऑन कर रहे हैं। हेलो, वहाँ से भी ऑन है, यहाँ से भी ऑन है। हेलो हेलो, नहीं आ रही है आवाज? देखो तुम, या तो बलून कम होगा यहाँ से। यहाँ चेक करो। हेलो हेलो, हाँ, कुछ आपको बताएं? मैं भी क्लास में हूँ, आप हमसे 2 घंटे बाद बैठिए। हेलो, हाँ भाई, आज क्या कमी थी? करंट ही नहीं जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब मैं स्मार्ट क्लास बनवाऊँगा, 2 स्मार्ट क्लास बनवाना है, शासन से परमिशन आ जाए बस। उसमें टीवी भी लग जाएगी, साउंड सिस्टम भी लगवा दूंगा, प्रोजेक्टर भी बड़ा लग जाएगा। हाँ, देखिए वो सरकारी काम है। सरकारी काम ऐसे होते हैं, जब व्यक्तिगत स्तर पर कोई काम किया जाता है तो वो श्रेष्ठ तरीके से होता है। अब विश्व के जितने भी संविधान थे उनसे भारतीय संविधान में ज्ञात स्रोतों को शामिल किया गया और इस पर एक सवाल जरूर परीक्षा में आता है। अगर साल भर में आप 3 परीक्षा दे रहे हैं या 2 दे रहे हैं तो जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें से कम एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर 10 सवाल आते हैं तो 1 सवाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर से आएगा, भारतीय संविधान की विशेषताओं से 1 सवाल आपको जरूर आएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पार्लियामेंट में ये सवाल किया गया संविधान सभा में कि आप ये तमाम सारे दूसरे देशों के संविधान के फीचर्स को भारतीय संविधान में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो बारूद हो जाएगा, ये तो भानुमति की कुनबे की तरह हो जाएगा। ये है तो
पैच वर्क हो जाएगा। भाई आज 21वीं शताब्दी में पैच वर्क बड़ा अच्छा माना जाता है, सब लोग पैच वर्क पहनना पसंद करते हैं। प्योंदा समझते हो, चक्की समझते हो, पैच नहीं समझते हो? नहीं, कपड़ा फट जाता है उसको दूसरा कपड़ा लगा के सिल दिया जाता है, उसको समझते हो? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, प्योंदा। प्योंदा कहा ना मैंने, अवधी का शब्द प्योंदा, अंग्रेजी में उसको पैच वर्क कहते हैं, है ना। और तो तमाम जगह उसको चक्की कहते हैं, कहीं चक्की लगा दिया इसमें, है ना। तो तमाम लोग पैंट में पहनते हैं, तमाम लोग पैंट फाड़ करके पहनते हैं, लेकिन ये आज के समय में 21वीं शताब्दी में इसको अच्छा माना जाता है, 20वीं शताब्दी में नहीं अच्छा माना जाता। दिस वॉज द वर्ड वॉज द सिंबल ऑफ पॉवर्टी। ये शब्द जो था वो गरीबी का प्रतीक था, आज ये शब्द अमीरी का प्रतीक हो गया। शब्दों के माने समय के अनुसार बदल जाते हैं। उस समय पैचवर्क कपड़ा वो लोग पहनते थे जिनके पास नया कपड़ा खरीदने की व्यवस्था नहीं थी। आज हम लोग पहनने जाते हैं, 2-4 कपड़ा खरीद लाते हैं। पहले आदमी जब एक कपड़ा फट जाता था तब दूसरा कपड़ा खरीदता, 2 कपड़े होते थे आदमी के पास, एक तो वो जो रोज़ पहनता था और एक धराऊ कपड़ा होता था। क्या होता था? धराऊ, जो एक अच्छा सा बनवा के रखे रहते थे, कहीं शादी ब्याह में नाते रिश्तेदारी जाना होता था तो उसको पहनते थे, ठीक है। और एक रोज़मर्रा में अपना कपड़ा पहनते थे लोग, और वो फट जाता था तो उसी मिल के कुछ कपड़ा लगा के पहन लेते थे। देन दिस वर्ड वाज द सिंबल ऑफ पॉवर्टी इन द 20th सेंचुरी। भारत के लिए हम लोगों के बचपने में भी 2 से ज़्यादा कपड़ा किसी के पास नहीं होता, ठीक। अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता, 30, 32, 35 साल का समय बीता, और अच्छे अच्छे घरों में, है ना। तो आज उसको अच्छा माना जाने लगा, समय बदल गया है। फटा कपड़ा पहना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा मॉडर्निटी का प्रतीक माना जाता है। क्यों? तो इसलिए ये माना, उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये पैचवर्क आप कह सकते हैं, ये बारोड है, लेकिन ये पैचवर्क अच्छा है, दिस इज द गुड पैचवर्क, ये अच्छा पैबंद है। और ये पैबंद लगाया गया है अच्छे तरीके से। और उन्होंने संविधान सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या विश्व के इतिहास में, ये नोट कर लीजिए आप लोग स्टेटमेंट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के इतिहास में आज निर्माण किए जाने वाले संविधान में, जब आपको डिस्ट्रक्टिव सवाल लिखने का आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ये है ना। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि one like to ask whether there can be anything new in a constitution framed at this hour in the history of the world। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के इतिहास में आज निर्माण किए जाने वाले संविधान में क्या कोई नई बात हो सकती है? इज देयर एनीथिंग न्यू? क्या कोई नई बात हो सकती है? जब वो कहते हैं कि जब पहला संविधान बना था तब से अब तक 100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों की अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। किसी भी दरवाज़ों में मैंने अंदर से सिटकनी नहीं लगवाई थी कि कहीं बच्चे अंदर से बंद करके ना बैठे, है ना। तो और इसीलिए इस कमरे को तो पर्टिकुलरली मैं अक्सर देखा करता हूँ अपने कमरे में बैठ करके कैमरे से, कि कहीं किनारे पड़ता है कमरा तो कहीं कोई छुपा बैठा ना हो इसमें। तो कभी आप लोग गलती मत कर देना यहाँ अकेले बैठने के लिए, है ना, तो तुरंत पकड़े जाएंगे आप, समझ गए। जल्दी आ जाए, 12-1 बजे नहीं, 12-1 बजे आ जाए तो आप बाहर बैठें, कमरे में बैठें, ठीक है। उधर के कमरों में बैठिए, यहाँ मत बैठ जाना तुम, नहीं तो पकड़ लिए जाओगे। तो तुम तो वैसे भी निगाह में चढ़े हुए हो। तो क्या कहते हैं कि क्या कोई नई बात हो सकती है? जब पहला संविधान बना था तब से 100 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुकी है। एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड more than 100 years have rolled
व्हेन द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, उन्होंने कहा कि जब पहला संविधान अमेरिका का लिखित बना तो उसमें लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा आज व्यतीत हो चुके हैं। अनेकों संविधान लेखबद्ध किए जा चुके हैं। इट हैज़ बीन फॉलोड बाय मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूसिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू राइटिंग। अनेकों संविधान लेखबद्ध किए जा चुके हैं। सभी संविधानों के मुख्य उपबंध एक से दिखाई पड़ते हैं। जितने भी दुनिया के संविधान हैं उनमें बेसिक चीज़ें सब में जगह एक ही जैसी हैं। सभी अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देते हैं, सभी अपने नागरिकता के प्रोविज़न करते हैं, सभी अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम की या पार्लियामेंट कैसे काम करेगी उसकी बात करते हैं, सभी इलेक्शन की बात करते हैं। बस इलेक्शन कैसे कराएंगे इसमें अंतर हो जाता है, लेकिन इलेक्शन की बात जरूर करते हैं। तो कहते हैं सभी संविधान मुख्य उपबंध एक से दिखाई पड़ते हैं। यदि कोई नई चीज़ है तो वो यह है कि इतने वर्षों बाद बनाए गए इस संविधान में उन दोषों को दूर करने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए। गिवन दीज फैक्ट्स, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर मेन प्रोविजंस मस्ट लुक सिमिलर। द ओनली न्यू थिंग्स, if there be any, in a constitution framed too late in the day are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country। कहते हैं कि यदि कोई नई चीज़ है तो ये है कि इतने वर्षों बाद बनाए गए इस संविधान में उन दोषों को दूर करने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए। कहते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप और जो हमें उसमें कमियां लगती हैं उन कमियों को हमने दूर करने का प्रयास किया। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका के लिए ज़रूरी हैं वो हमारे लिए नहीं ज़रूरी हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उनके यहाँ फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लागू हुआ, चल रहा है। हमारे यहाँ लागू कर दिया जाए तो हमारे यहाँ मूल माइंड सेट लोगों का क्या है? सामंतवादी है, राजशाही है। यहाँ की मिट्टी में ही दोष है कि हर आदमी अपने आप को राजा बनना चाहता है। तो यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बजाय अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लागू कर दिया जाए तो राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति क्या बन जाएगा? तानाशाह बन के बैठ जाएगा। उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से चुन के नेता आए वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये सब तानाशाही प्रवृत्ति को शो ऑफ करते हैं। जबकि इतना सारे संवैधानिक रिस्ट्रिक्शंस हैं। बहुत लोग मोदी जी को भी तानाशाही कहते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में बदल दिया है, संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्री शासन प्रणाली में बदल दिया है। अब ये मत पूछेगा कि सर इसमें दोनों में क्या अंतर है। सर अभी बाद में अगर आपको नहीं बात समझ में आई होगी तो बाद में आपको बता दूंगा। तो कुल मिलाकर के वो कहते हैं कि जो कुछ कमियां थी उन कमियों को इसमें हमने दूर करने का प्रयास किया है। और इसलिए वो कहते हैं कि भारतीय संविधान को हम उधार का संविधान कह सकते हैं, परंतु इसमें सर्वोत्तम लक्षणों को अपनाया गया। वी हैव अडॉप्ट द बेस्ट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सुखानुभूत की बातों करता है, स्वतंत्रता, समानता और सुखानुभूत की बात करता है। और हमारा संविधान किसकी बात करता है? हमारे दर्शन में क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। वो बंधुता की बात नहीं करते, वो गोरों और कालों में भाईचारे की बात नहीं करते। लेकिन हम अपने देश में देश के सभी नागरिकों के बीच में एक बंधुत्व की भावना की बात करते, फ्रेटर्निटी की बात करते, एक वंश परंपरा की बात करते, एक रेस की बात करते। वो इसकी बात नहीं करते। वो कहते हैं बस सुखी रहो सब लोग, कोई किसी का धर्म के उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बंधुता क्या जरूरत है, मारपीट करते रहो लेकिन सुखी रहो, बट यू शुड बी इन प्लेजर। तो उनकी फिलॉसफी अलग है, हमारी फिलॉसफी अलग है। तो कहते हैं कि सर्वोत्तम लक्षणों को हमने इसमें अपनाया है। ये पैबंद का कार्ड है, दिस इज द पैचवर्क, परंतु सुंदर पैबंद लगाए हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल पैचवर्क। इतना सुंदर पैचवर्क है
कि आप पहन करके शादी ब्याह भी अटेंड कर रहे हैं, है ना। आजकल को पैंट जीन्स में खूब पैच वर्क हो रहा है, तमाम सारी एम्ब्रॉयडरी हो रही हैं, और उसको पुराने कपड़े को इतना अच्छा बना देते हैं डिजाइन कर करके कि आप उसको पहन करके क्या कर लेते हैं, बड़े बड़े फंक्शन अटेंड कर लेते हैं, और महंगा भी बिकता है। क्यों? क्योंकि उसको पैच वर्क करने में समय लगता है। आज समय महत्वपूर्ण है, उस समय पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों के पास समय ही समय था, कोई ज़्यादा भौतिकतावादी जीवन उनको जीना नहीं था। तो जितने कपड़े थे घर में औरतें जो है सुई धागा लेकर बैठती थीं और खूब अच्छा पैचवर्क लगा करके उसको फिट कर लेती थी। आज पैचवर्क मशीनों द्वारा लगाया जाता है, मशीनों द्वारा रगड़ करके उसको फाड़ा जाता है अच्छे कपड़े को, और फिर उसको भेजा जाता है। तो कहते हैं कि सुंदर पैचवर्क हमने किया है, और ऐसा पैचवर्क है जो भारत के लिए बहुत सूट करेगा। क्या करेगा? भारत देश के लिए बहुत अच्छा है। और दीर्घ कालों कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक हम लोग ब्रिटिश शासन प्रणाली में रहे हैं, तो लंबे समय तक ब्रिटिश शासन प्रणाली में रहने के कारण भारत के लोग पश्चिमी संस्थाओं से भली भांति परिचित हो गए थे। वी आर वेल नोन अबाउट द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन विच आर पॉपुलर इन द ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की गवर्नमेंट थी, उससे भारत के लोग बहुत ज़्यादा परिचित थे। और इसलिए भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। ब्रिटेन के राजनीतिक व्यवस्था से भारतीय संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया, और 1935 का अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करता था। ओके, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया? ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने लिया। तो ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, आप लोग एक डायग्राम बना लीजिए कि ब्रिटेन से इधर लिख लीजिए किस देश से क्या लिया गया है, और इधर लिख लीजिए क्या क्या लिया गया है ना। अभी कुछ चीज़ों में अंतर पूछेंगे आपसे हम, वो ज़रूर बताइएगा। तो ब्रिटेन से लिया गया है जो भारत में लागू किया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड देयर कंप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशंस, संसदीय शासन प्रणाली और उसकी अनुपूरक संस्थाएं, जैसे अध्यक्ष का चुनाव, संसद का चुनाव कैसे होगा, तो संसदीय शासन प्रणाली और उसकी अनुपूरक संस्थाएं, कंप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है कार्यकारिणी का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व। सुनाई नहीं पड़ रहा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, इधर आके बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये माइक से दिक्कत हो रही, मुझको भी पढ़ाने में हो रही है, क्योंकि मैं कभी यूज टू नहीं हूँ इससे पढ़ाने का। ठीक है, व्यवस्थापिका मतलब समझते हो? समझती हो आप? नहीं? कार्यपालिका समझती हो? व्यवस्थापिका मतलब होता है व्यवस्था बनाने वाली संस्था या विधानमंडल। व्यवस्थापिका, विधानमंडल, विधायिका या संसद या पंचायत, ये सब शब्द उस संस्था के लिए यूज होते हैं जो कानून बनाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा, देश में संसद, अमेरिका में उसी को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, जिसके 2 सदन हैं। ब्रिटेन में उसको पार्लियामेंट कहते हैं। नेपाल में उसी को पंचायत कहते हैं। पाकिस्तान में उसी को क्या कहते हैं? तो जमहूरियत करके कुछ बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट को, है ना, उर्दू में। तो अलग अलग देशों में विधायिका का मतलब है या विधानमंडल का मतलब है कानून बनाने वाली संस्था, और कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार, यानी कानूनों को लागू करने वाली संस्था। और न्यायपालिका का मतलब होता है कि जब कार्यपालिका द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में वो न्यायालय में जाता है और उससे अपना डिसीजन लेता है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये शासन करने के 3 अंग होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द गवर्नेंस। ये 3 चीज़ें अगर नहीं हैं तो शासन अच्छा नहीं हो सकता। अब बात समझ में आई? तो हमारे देश की जो सरकार है
वो संसद के प्रति उत्तरदायी है और उत्तरदायी है, तो वो हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में वही सरकार चल सकती है जिसका संसद के प्रति बहुमत, जिसका संसद में हो। अभी महाराष्ट्र का केस देखा आप लोगों ने, गवर्नर ने क्या कहा कि फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। सुप्रीम कोर्ट गई शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो ये क्या हुआ, विधानसभा के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर आपका विधानमंडल में बहुमत नहीं है तो आप सरकार नहीं चला सकते हैं। सरकार वही चलाएगा जिसका क्या होगा, बहुमत होगा, मेजॉरिटी होगी। ठीक, अब वही सब चीज़ आप लोग अपने अगल बगल रोज देखते हो, लेकिन वही टेक्निकल शब्दों में बात कर दिया जाता है तो आप लोगों के ऊपर से बात निकल जाती है। ठीक है, तो ये टेक्निकल शब्द हैं और इनको आपको समझना जरूरी है। तीसरी चीज़ जो ब्रिटेन से ली गई, वो ली गई कि वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। ये क्या अंतर होता है, यानी वास्तविक सरकार और नाम मात्र की सरकार, ये क्या है? आप लोग बताइए, खड़े होइए, खड़े होके बताओ। वास्तविक कार्यपालिका और नॉमिनल कार्यपालिका क्या है, बताओ बताओ। और बताइए आप लोग, संविधान द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा समझ शक्तियां हेड ऑफ द स्टेट को प्राप्त होती हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को नहीं प्राप्त होती हैं। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट अपनी शक्तियों का प्रयोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट के एडवाइस पर ही कर सके, सलाह पर कर सके। यानी शक्तियां सब उसकी हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए वो नाम मात्र का हो जाता है। शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट करता है, जो कि जिसको वास्तव में शक्तियां नहीं प्राप्त हैं। शक्तियां राज्य के प्रमुख को प्राप्त होती हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर सकता है। प्रयोग करता कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट उसको करता है और फिर उसके नाम से उसको वो लागू करता है। यानी जब शक्तियां जिसके नाम से हैं वो उसका प्रयोग ना करे और जिसके पास नहीं है संवैधानिक स्तर पर, वो व्यवहारिक स्तर पर उन सभी शक्तियों का प्रयोग करे, तो यह नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका है। यह व्यवस्था सिर्फ संसदीय शासन प्रणाली में होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों राष्ट्रपति में निहित होती है। संसदीय शासन प्रणाली में संविधान द्वारा तो समस्त शक्तियां हेड ऑफ द स्टेट को प्राप्त होती हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट की सलाह पर ही कर सकता है और उसकी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाउंड होता है, बाध्य होता है। इसलिए यह संसदीय शासन प्रणाली में भेद है। अगर दोनों को एक ही शक्ति दे दी जाएगी तो हेड ऑफ द स्टेट फिर निरंकुश हो जाएगा, वो तानाशाह हो जाएगा। इसलिए वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका का अध्यक्ष करता है, सरकार का अध्यक्ष करता है, राज्य का प्रमुख नहीं करता है, यानी राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। इसलिए राष्ट्रपति को बनाते समय सरकारें इस बात का ध्यान रखती हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति ना बनाया जाए जो कि अपनी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि कई बार हुआ है
एक बार राजेंद्र प्रसाद ने किया हिंदू कोड बिल के मामले में, एक बार ज्ञानी जैल सिंह ने किया डाक तार विधेयक के मामले में, और एक बार तो ऐसा लगता था कि राजीव गांधी की सरकार को भंग भी कर देंगे। तो जब जब राष्ट्रपतियों ने अंगड़ाई ली है तब तक देश में समस्या उत्पन्न हुई है। इसलिए कभी भी पॉलिटिकली बहुत साउंड आदमी जिसका बहुत बड़ा जनाधार हो उसको कभी कोई सरकार राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार नहीं बनाती। ओके, तो ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का डिफरेंस होता है। ओके, तो ये दो चीज़ें ये ब्रिटेन से ली गई हैं। इसके अलावा ब्रिटेन से ली गई है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि थोड़े बहुत मामलों में राजा की शक्तियों से, ब्रिटेन के राजा की शक्तियों से राष्ट्रपति की शक्तियाँ भिन्न हैं और लगभग सभी चीज़ें वहाँ से ली गई। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है मोरालेस पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया गया है। अब अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, यूएस से क्या लिया गया है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। प्रियम्बल जिसमें हमारा दर्शन पूरा छुपा है, क्यों? अमेरिका से, यूएस से। नोट करो भाई, क्या खा लिए उतना जमोही आ रही है? संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार को भी कुछ भी आप कहिए, फंडामेंटल राइट्स। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। न्यायपालिका का स्वरूप, नेचर ऑफ जुडिशरी, न्यायाधीशों को हटाने की पद्धति, प्रोसीजर टू रिमूव द जजेस, प्रोसेस टू रिमूव द जजेस। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, और उपराष्ट्रपति का पद, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये ब्रिटेन में नहीं है, लेकिन अमेरिका में था, तो भारत ने उसको अडॉप्ट किया कि इमरजेंसी में अगर राष्ट्रपति ना रहे तो फिर राष्ट्रपति का काम कौन सा करेगा, तो उसके लिए उपराष्ट्रपति की पोस्ट को सृजित किया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में तो राजा मरता है तो उसका बेटा राजा बन जाता है। अब भारत में राष्ट्रपति बनाना है तो निर्वाचन होना पड़ेगा, समय लगेगा। तो एक ऐसा पद होना चाहिए जो व्यक्ति इमीडिएट पावर को रिटेन कर सके। लेकिन जब राष्ट्रपति रहता है तो उपराष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं पाया उससे बचाने के पास, तो फिर उसको क्या कर दिया गया? कह दिया कि भैया राज्यसभा के चेयरमैन भी रहेंगे, एक्स ऑफिसियो पदेन राज्यसभा के सभापति ये होंगे। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम करते हैं। हाँ बोलो, किसका? जी, उसका चुनाव होने वाला है उपराष्ट्रपति का। भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? कौन बता पाएगा? खड़े हो जाइए। हाँ, सभी सांसद पक्का बताइए। निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में तुम बताओ कौन भाग लेता है? क्या है उसका कोलेजियम? खड़े होकर बताओ। इसमें माइक से बोलो। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बस। और कौन बताएगा राष्ट्रपति का कोलेजियम क्या है, निर्वाचक मंडल क्या है? खड़े होइए। बट कौन बताएगा? अभी चुनाव हुआ 5 दिन में, खड़े हो जाओ। और बताइए। डंडा भी मंगवाते हैं कटा के। यस, निर्वाचक मंडल क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडलों के, विधान सभाओं के, विधान परिषद नहीं है, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, नोट करिए आप। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, प्रोसीजर टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट,
संसद के द्वितीय सदन में विशिष्ट वर्गों के लोगों का नामांकन ये जरूर पूछा जाता है कि किस देश से प्रेरित होकर के राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो संसद के द्वितीय सदन में यानी राज्यसभा में विशिष्ट वर्गों के लोगों का नामांकन, नॉमिनेशन, कनाडा से जो लिया गया है वो है संघात्मक शासन का स्वरूप, नेचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। हमने अमेरिका में एक शब्द लिखाया था, अमेरिका वाले में एक शब्द लिखाया था हमने, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, और अब कनाडा से बता रहे हैं संघात्मक शासन का स्वरूप, नेचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इसमें दोनों में क्या अंतर है भाई, कौन बताएगा? कोई बताएगा हमें? बताओ, कुछ पढ़ा करो भाई, बोलो। इंडिया में जो फेडरल चल रहा है, हाँ नहीं यूनियन है, हाँ, अरे संघात्मक व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों में क्या अंतर, ये बता दो। इसमें संघात्मक व्यवस्था में कोई भी राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकता। संघात्मक जो मेरे शासन होता है उसमें कोई भी राज्य अपनी इच्छा से अलग हो सकता है। दोनों में अंतर है। जो अमेरिका से हमने लिया वो ये लिया है कि केंद्र और राज्य से मिलकर के कैसे संघ बनेगा। ठीक है, वहाँ पर 50 राज्यों और को मिलाकर के एक संघ बनता है और एक यूनियन गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर इस समय कितने राज्य हैं देश में? हाँ, पक्का? और केंद्र शासित कितने हैं? 8। इनसे मिलकर के क्या बनता है? एक संघ व्यवस्था बनती है। तो ये हमने अमेरिका से लिया। संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, यानी जो केंद्र की सरकार होगी, जो गवर्नमेंट होगी, उसके पास क्या क्या पावर होंगे, कैसे वो काम करेगी, राज्यों के साथ उसका कैसे व्यवहार होगा, ये हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। और देश का स्ट्रक्चर कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। ये डिफरेंस समझ लीजिए, नहीं फंस जाएंगे परीक्षा में। अगर मैच कराने के आ जाएगा, सुमेलित करिए उसमें, जैसे ज्योग्राफी वाले सुमेलित करने के सवाल में फंस गए, भी इंट्रेंस में फंस गए ना सुमेलित करने वाले में। तो सुमेलित करने वाले में तभी आप नहीं फंसेंगे जब सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, तो कनाडा से संघात्मक शासन का स्वरूप, राज्य सरकारों का गठन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, भारतीय संघ को यूनियन नाम, द यूनियन नेम फॉर द इंडियन फेडरेशन, यूनियन नेम फॉर इंडियन फेडरेशन, और डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, वितरण, यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, कौन सी शक्तियां राज्य के पास रहेंगी, कौन सी शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, इसका डिवीजन हमने कनाडा से लिया। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने लिया मूल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने दक्षिणी अफ्रीका से ली। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने कंकरेंट लिस्ट लिया, समवर्ती सूची ली। जर्मनी के बीमर कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रॉम द बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली। इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट लिया, ये अमेरिका में नहीं। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी में हैं और उसको भारत में अडॉप्ट किया गया। और जो वर्तमान संविधान है जर्मनी का, उससे नहीं लिया गया है। एक बीमर कॉन्स्टिट्यूशन होता था जो 1914-17 के आसपास वहाँ पर चल रहा था, बीमर की सरकार थी वहाँ पर, तो बीमर कॉन्स्टिट्यूशन था। बीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया है? प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स और क्या चीज, वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? हमने नहीं पढ़ा बेटा इसको, और ना कहीं मिलता है कि वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है ना। तो कुल मिलाकर के
जो डिवीज़न ऑफ पावर की बात है, जो शक्तियों का वितरण है, वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से जो जो चीज़ें ली गई हैं मैंने आपको बता दिया। अब कहीं अलग से आपने पढ़ा होगा, कोई आपने स्टडी की होगी तो हमको बताना है ना, अपनी तरफ से कुछ मत जोड़ देना। मैंने नहीं पढ़ा है कहीं ये बात। ठीक है, तो आपको अगर ये चीज़ मिल रही है, आप कोई नई रिसर्च हुई है तो आप हमको वो दिखा देना। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ सोवियत यूनियन से ली गई हैं। फ्रांस से रिपब्लिकन सिस्टम लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया है फ्रांस से। और जापान से द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, यानी जो कानून बना दिया जाएगा उस कानून के अनुसार काम करेंगे। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। नो वन विल डिप्राइव फ्रॉम देयर लाइफ विदाउट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। अगर कानून बना दिया गया कि आपके जीवन को ख़त्म किया जाएगा तब तो ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कानून नहीं है तो आपको फांसी पर चढ़ाया नहीं जा सकता, चाहे जितना बड़ा अपराध आपने कर दिया। ठीक है, आपने जिस दिन अपराध किया उस दिन जो कानून लागू था वही लागू होगा। अगर बाद में कोई कानून लागू होता है, बनता है, तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ ये जापान से लिया गया है। तो कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों के अलावा तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। अगर परीक्षा में ये सवाल आता है कि भारतीय संविधान में अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया, तो उसका उत्तर जापान, ब्रिटेन, फ्रांस कुछ नहीं होगा। उसका सीधा सा उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। उसी पर यह आधारित है, अधिकांश प्राविधान इसीलिए लिए गए हैं। और इसीलिए स्वयं अम्बेडकर ने संविधान समय कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी, मुझको कोई पार्डन इसमें नहीं करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना है कि बहुत बड़ा भाग हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिया है, क्योंकि इसमें कोई क्या नहीं है, साहित्य अपहरण नहीं है, कोई इसमें प्लेगरिज्म नहीं है। देयर इज नो प्लेगरिज्म इन द सिस्टम बाय व्हिच वी अडॉप्ट द मैक्सिमम प्रोविजन फ्रॉम द एक्ट ऑफ द 1935 के अधिनियम से हमने जो बहुत बड़ा भाग लिया है, इसमें कोई साहित्यिक चोरी नहीं है, साहित्य का अपहरण नहीं है, कोई प्लेगरिज्म नहीं। ये प्लेगरिज्म क्या होता है? व्हाट इज प्लेगरिज्म? किसने किसने पीजी में एडमिशन लिया? खड़े हो जाओ, खड़े होइए। तुमने तो भी नहीं लिया, अभी काउंसलिंग नहीं कराया तुमने कराया काउंसलिंग? ये देखो टोपी लगा कर देख रहा है, तुमने तो काउंसलिंग नहीं कराया। कब कराया? अभी तो लिस्ट में तुम्हारा नाम ही कटा हुआ है। खड़े होइए। अरे किसी में भी हो, हम पॉलिटिकल साइंस की बात छोड़ो, हम तो पीजी की बात कर रहे हैं। और पीजी में आने वाले बच्चे को रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? रिसर्च के बारे में। और जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें प्लेगरिज्म आपको पता होना चाहिए, और प्लेगरिज्म हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। क्या है साहित्य चोरी? साहित्य का अपहरण क्या है? कितना परसेंट ले सकते हैं आप लोग बताओ? आप तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप कोई लेख रखो और उसको तुरंत डाला जाएगा सॉफ्ट कॉपी में, तुरंत बता दिया जाएगा कि इतना अक्षर आपने इस लेख से चुराया है। क्या किया है? चुराया है। तो आप 10% ज़्यादा किसी के शब्दों को चुरा नहीं सकते हैं। तो अम्बेडकर साहब ने कहा, आज की तारीख में होता तो अम्बेडकर के ऊपर मुकदमा हो जाता, बहुत जबरदस्त। इन्होंने कहा कि हमको कोई साहित्यिक चोरी हमने नहीं की है, लेकिन आज के समय में प्लेगरिज्म का सिस्टम है। आप जब भी रिसर्च करने जाएंगे तो प्लेगरिज्म में क्या होगे? अगर कहीं से बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आप उठा लेंगे तो आपको उसमें मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्योंकि प्लेगरिज्म का आपका वायलेशन हो जाएगा। बैठिए। यस, आप इजाज़त ना भी लें तो जब उसमें कोड करें तो इन्वर्टेड कामा में लिख दें और लिख दें नीचे कि ये चीज़ हमने यहाँ से ली है इनके किताब से।
तो माना जाएगा कि भाई उनकी चीज़ है ये, आपकी नहीं है। और अगर आपने इन्वर्टेड कामा नहीं लिखाया और बताया भी नहीं कि हमने उस किताब से लिया है, तब पकड़े जाएंगे। भाई जिस व्यक्ति ने काम किया उसको आप क्रेडिट तो दीजिए, ना पैसा दीजिए तो कम से कम क्रेडिट तो दीजिए कि भाई इनका ओरिजिनल काम है। ठीक, बैठिए। तो सर कॉपीराइट वही कॉपीराइट हो गया ना, जो दूसरा करेगा तो प्लेगरिज्म हो जाएगा ना। ठीक है, वही कॉपीराइट होता है, वही पेटेंट होता है लिटरेचर की। पेटेंट नहीं जानते आप लोग? जो भी इन्वेंशन आप करेंगे, जो भी लेख लिखेंगे आप, जो भी नई चीज़ खोजेंगे, वही आपका कॉपीराइट हो गया, वही आपका पेटेंट हो गया। फिर वो उस पर आपको कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ। जिस टॉपिक पर आपने रिसर्च कर लिया, पीएचडी अवार्ड हो गई, उस टॉपिक पर दूसरे को पीएचडी अवार्ड नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा जो अगला फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि ये लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है। इट इज़ डिपेंड ऑन द पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसमें लोकप्रिय संप्रभुता। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान पहला वाक्य कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग इस बात का प्रतीक है कि इंडिया को सॉवरेन बनाता। और इसीलिए 26 नवंबर को जब हम कहते हैं कि हम इस संविधान को एकीकृत, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये हम पूरी तरीके से लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को अपने देश में अपनाते हैं। एक और विशेषता के बारे में चर्चा होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कहा जाता है, और वो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट, द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इतना बड़ा संविधान दुनिया में कहीं नहीं। अमेरिका के संविधान में मात्र 10 अनुच्छेद और कुछ, कितने शब्द हैं? 7 अनुच्छेद हैं मूल में, लेकिन अब 10 अनुच्छेद हैं उसमें। और कितने शब्द में लिखा गया है? बोलो। कितने शब्दों में लिखा गया अमेरिका का संविधान? कुछ ऐसे 1000-1200 शब्दों की बात है उसमें, है ना। एग्जैक्ट मुझे संख्या नहीं याद है, मैं देख लूँगा। लेकिन मूल संविधान में अमेरिका के 7 अनुच्छेद थे। बाद में अमेंडमेंट हुआ तो 3 अनुच्छेद उसमें और बढ़े। और कुल मिलाकर के कनाडा के संविधान में कुल 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 हैं। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 हैं। लेकिन भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ भी हैं। और उन अनुसूचियों को अलग से भी लिख सकते थे, संविधान का भाग बनाना उसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो इस प्रकार से भारत का संविधान को सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। अब भारत का संविधान बड़ा सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? इसके पीछे कई चीज़ें, कई कारण बताया जाता है। पहला तो ये बताया जाता है, नोट करते रहिए, है ना, मैच करने के लिए सवाल इस पर आ चुका है कई बार, कि व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो पहली चीज़ तो ये कहा जाता है इसके मामले में कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, उसको भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया, इसलिए बड़ा हो गया। दूसरा इसका कारण गिनाया जाता है कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को, प्रशासनिक उपबंधों को भी भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के एक बहुत बड़े भाग को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और इसलिए ये क्यों शामिल किया गया? जिससे कि प्रशासन को इस तरीके से बनाया जाए जिससे कि प्रशासन का दुरुपयोग ना होने पाए। तो लोक सेवा आयोग के बारे में भी चर्चा हो गई, कैसे आईएएस अपॉइंट होंगे, क्या ऑल इंडिया सर्विसेज होगी, इलेक्शन कैसे होगा, भाषा क्या होगी, है ना, रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा। ये सब चीज़ें संविधान के पार्ट दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन भारत में इन सब चीज़ों को, प्रशासनिक उपबंधों को भी भारत के संविधान में शामिल किया गया और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल किया गया। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत का संविधान सबसे बड़ा हुआ, वो है ये माना गया कि इट इज़ अ बिग कंट्री, ये बहुत बड़ा देश है, बहुभाषी है, बहुधार्मिक है, मल्टीकल्चरिज्म यहाँ पर है ना। तो पूरी तरीके से चूँकि मल्टीकल्चरिज्म है, यहाँ बहुत संस्कृतिवाद की अवधारणा है और यहाँ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोविज़न जोड़े गए, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए जोड़ा गया,
भाग 17 में राजभाषा को जोड़ा गया, भाग 18 में आपात उपबंधों को जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के राज्य संविधानों को भी इसमें चौथा कारण जो है वो भारतीय संविधान के बड़े होने का देकर दिया जाता है। तो माना जाता है कि जो राज्यों के संविधान को भी इसमें शामिल कर दिया गया, उसकी वजह से भी भारत का संविधान बड़ा हुआ। अब एक अनुच्छेद तो निकाल दिया गया 370 और 35 ये, वो भी बिना मतलब का ही था, संविधान में शामिल था। इसी तरीके से 370 के अलावा 371, 372 तमाम सारे आर्टिकल हैं जो राज्यों को विशेष दर्जा देने के लिए शामिल हैं। तो तमाम सारे लगभग सैकड़ों संख्या में आर्टिकल ऐसे हैं कि जिनको कि हटाया जा सकता है और उनको सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न के तहत उनको रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के तमाम सारे, इसके अलावा तमाम सारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा एक रीजन और है कि तमाम सारे ऐसे प्रोविज़न को भी शामिल कर दिया गया जो कि सामान्य तरीके से भी बदले जा सकते थे, यानी चेंजेबल, अमेंडेबल और नॉन अमेंडेबल दोनों प्रकार के प्रोविजंस को संविधान में शामिल कर दिया गया। अब 3 प्रकार से भारत का संविधान बदलता है। कुछ प्रोविजन हैं वो सामान्य संसद में इसे पास हो गया, बदल गया। कुछ प्रोविजन को बदलने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। कुछ प्रोविजन में चेंज करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की भी जरूरत पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की इतनी लंबी प्रोसेस दे दिया गया। और ऐसे चीज़ों को जो सामान्य विधायी प्रक्रिया से अगर उनमें परिवर्तन किया जा सकता है संविधान में, तो उनको रखने की जरूरत क्या है? उनको तो सामान्य कानून बना करके चलाया जा सकता था। लेकिन इतनी बहुभाषी बहुमिश्रित संस्कृति को बचाने के लिए, लोगों में इंटीग्रेशन के लिए, एकीकरण के लिए ये तमाम सारे प्रोविजंस जो हैं वो शामिल किए गए। इसके अलावा एक फीचर्स और कहते हैं भारतीय संविधान के बारे में इसमें, वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लचीला अधिक है, कठोर कम है। तो ये जब हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उस पर डिटेल पढ़ेंगे कि किन किन प्रोविजंस को हम बहुत आसानी से बदल सकते हैं। मैक्सिमम पार्ट को तो हम संविधायी प्रक्रिया से बदल सकते हैं, सामान्य विधायी प्रक्रिया से बदल सकते हैं। कुछ प्रोविजन है जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है या फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसे हमें बदलना है तो कुल मिलाकर के उसके लिए हमें विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं। नेहरू जी ने इसके बारे में कहा भी था पार्लियामेंट में कि हम मैक्सिमम चीज़ों को इसलिए सामान्य विधायी प्रक्रिया से अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं जिससे कि अगर संविधान में को बहुत कठोर बना दिया जाएगा तो संविधान लंबे समय तक नहीं चल सकता है। क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री, हम ग्रोइंग कंट्री, तेज़ी से हमारे यहाँ चीज़ें बदलेंगी और जब चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलेंगी तो उस बदलती हुई व्यवस्था में हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को तेज़ी से बदल सके। इसलिए 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन 75 वर्षों में, 72 वर्षों में हो चुके हैं। शिक्षा की व्यवस्था आई, तमाम सारे अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि तत्कालीन ज़रूरतों के हिसाब से लाया गया। जैसे सरकारें गिरने लगी, बड़ी तेज़ी से पार्टी डिफेक्शन होने लगा, दल बदल होने लगा, तो बहुत सारे दल विधेयक कानून भी आए, संविधान संशोधन हुआ, अनुसूची बना दी गई, उसके लिए जोड़ दिया गया, है ना। या शिक्षा को लेकर के भी जो कानून आया, संविधान संशोधन कर दिया गया। तमाम और सारी दूसरी चीज़ों को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो उसका कारण यही है। अभी वो तेज़ी से इस पर चर्चा चल रही है। या जैसे संविधान संशोधन करके जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। तो ये सब चीज़ें आवश्यकता और परिस्थितियों, ज़रूरत के हिसाब से, अगर संविधान लचीला ना होता तो ये कर पाना संभव नहीं था। ठीक है। तो इसलिए नेहरू जी ने कहा था कि हम जब समय के अनुसार अगर हम बहुत कठोर संविधान इसलिए नहीं बना रहे हैं जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर अनुपूरक विधायन बनाया जा सके और संविधान को बहुत तेज़ी से बदला जा सके। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया। दोनों दो कंट्रीडिक्टरी चीज़ें हैं। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटेन में संविधान ही नहीं है, लिखित संविधान ही नहीं है, सब कुछ परंपराओं पर चलता है। देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटेन, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस। परंपराओं पर, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर निर्भर करता है। कोई भी वहाँ पर संविधान लिखित रूप से नहीं है कि आप कह दें भैया ये देखो ये संविधान है ना।
किताब उठा करके नहीं दे सकते, लो संविधान, ठीक, लेकिन अमेरिका में दे सकते हैं, इंडिया में आप दे सकते हैं। और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सब कुछ ट्रेडिशंस पे चल रहा है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को तो अडॉप्ट किया, लेकिन उनके ट्रेडिशंस को नहीं अपनाया। हमने उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाने के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया। ये हमारी फीचर्स हैं, ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, ये अच्छाइयाँ हैं। इसके अलावा अगर आपको संविधान पर डिटेल में सवाल लिखने के लिए कहा जाएगा तो एक चीज़ को आपको जरूर लिखना होगा, वो ये लिखना होगा दैट वी हैव द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकारों में भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वी हैव द फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में ही संविधान को लागू करने का जो अधिकार है वो भी मौलिक अधिकार है। द राइट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू फंडामेंटल राइट, यानी अगर हमारा संविधान हमारे लागू नहीं कर रहे हैं, उसके फीचर्स को हमको सुविधा नहीं दी जा रही है, इसके लिए भी हमको फंडामेंटल राइट है, ये हमको हमारा मूल अधिकार मिलना ही चाहिए, संविधान मिलना ही चाहिए। इसीलिए अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी गई, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के माध्यम से 5 रिट्स की बात कही गई है, हाइबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, सरेशरी एंड क्वारंटू। आगे चल करके हम डिटेल में बताएंगे। तो इसके बीच में एक कंसिलेशन बनाया गया है, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं है। इसके साथ साथ वी हैव द जुडिशियल रिव्यू सिस्टम विद द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। देयर इज ए कंसिलेशन। एक तरफ तो पार्लियामेंट सर्वोच्च है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट के डिसीजन को न्यायपालिका क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। पार्लियामेंट के निर्णय को न्यायपालिका रिव्यू करती है, फिर पार्लियामेंट कानून बनाता है, फिर जुडिशियली रिव्यू कर सकती है, और इनके बीच में कंसिलेशन है। अगर एक समझौता नहीं होगा, एक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। कई बार अमेरिका में इसी बात को लेकर के दिक्कत उत्पन्न होती है कि न्यायालय कुछ निर्णय कर देता है, सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है। क्या है, शक्तियों का पृथक्करण है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है और न्यूक्लियर एनर्जी की की लेकर के राष्ट्रपति भाग जाता है। ऐसा इंडिया में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री सुपरमेसी के बीच में क्या है, एक कंसिलेशन पाया जाता है। नो डाउट इंडिया में अल्टीमेटली जनता सॉवरेन है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया वोटिंग करते हैं और हम संविधान का निर्माण करते हैं। लेकिन हम पार्लियामेंट ही हमारे पावर्स को क्या करती है, यूटिलाइज करती है। इसके अलावा सोशल इक्वलिटी का भी जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में, और उसको संविधान द्वारा गारंटी दी गई कि सामाजिक स्तर पर समानता होगी, वो चाहे अनुच्छेद 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 17 हो, ये सब क्या देते हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। हम समाज में सभी लोगों को राष्ट्रपति से लेके पटवारी तक, राजा से लेके रंग तक, प्रधानमंत्री से लेके लेखपाल तक, सब क्या है, एवरीवन इज इक्वल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान की विशेषता है, ये हमारे संविधान का फ्यूचर है। और यही नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो था ही बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन से लागू कर दिया गया भारतीय संविधान के भाग 4A में, और उसके माध्यम से कह दिया गया इफ़ एनीवन नॉट फॉलो देयर फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर कोई अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो मौलिक अधिकारों का क्लेम नहीं कर सकता है। तो आपके बेसिक ड्यूटीज़ भी संविधान द्वारा ही गिना दी गई, ये बड़ी भारी बात है। और इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद, इतने सारे कम्युनल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया है, सार्वभौमिक मतदान की प्रणाली को अपनाया गया है। इट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि आज़ादी के साथ ही इतने बड़े स्तर पर सबको वोटिंग राइट देना,
संभव नहीं है और दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जैसे आधुनिक देश में 1971 में 1971 में वोटिंग राइट दिया गया। किसको? किसको? औरतों को। और ब्रिटेन में कब दिया गया? 1928 में दिया गया। कब दिया गया? 1928 में दिया गया। ठीक है, उसके पहले तक इतने दिन से लोकतंत्र था, लेकिन औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और इंडिया जिस दिन से आज़ाद हुआ, पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, जब 51 में, उसमें भी औरतों को क्या दिया गया? सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के, जात, लिंग, धर्म, प्रजाति, बिना किसी भेदभाव को सभी लोगों को, कोई कम्युनल सिस्टम को लागू किए बिना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया कि जितने भी 21 वर्ष के लोग थे सबको वोटिंग राइट दी गई। बाद में उसको चेंज करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा वी हैव द फेडरल गवर्नमेंट विद द यूनिटरी फीचर्स। संघीय शासन प्रणाली है लेकिन एकात्मक विशेषताएं हैं। तमाम ऐसे रीजन्स हैं जब स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं, हम डिजॉल्व कर देते हैं, प्रेसिडेंट रूल लागू कर देते हैं, और केंद्र सरकार इमरजेंसी में क्या हो जाती है? एक मजबूत सरकार हो जाती है और वो महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। तो फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है? यूनियन गवर्नमेंट क्या है? मजबूत है। अल्टीमेट निर्णय किसको लेना है? यूनियन गवर्नमेंट को लेना है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी फीचर्स है दैट वी हैव द सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता है। दुनिया के जितने भी संघीय शासन प्रणाली हैं, सभी लोग देशों के नागरिकों को डबल सिटीजनशिप है। वो अपने देश का भी नागरिक है और अपने राज्य का भी नागरिक है। इंडिया में आप नागरिक इंडिया के हैं, आप यूपी के नागरिक नहीं, आप तमिलनाडु के नागरिक नहीं, आप केरल के नागरिक नहीं हैं, आप किसके नागरिक हैं? इंडिया। यू हैव द सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है। आप ये नहीं कह सकते हम तो यूपीओ के नागरिक हैं। नागरिक आप कहाँ के हैं? भारत के नागरिक। भाषा अलग चीज हो गई। अरे भाई, मांग करना अलग चीज है, संविधान क्या दे रहा है आपको अलग चीज है। ठीक है, संविधान आपको सिंगल सिटीजनशिप देता है। यस, तमाम संघीय शासन प्रणाली हैं, उनमें राज्यों के संविधान अलग हैं। हर राज्यों की सरकारें अपने अपने हिसाब से अलग अलग चलती हैं। ओके, भारत में यूनियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मूल संविधान में शामिल हैं। इसके साथ ही तमाम ऐसी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल की गई हैं जो देश को वेलफेयर स्टेट के लिए बढ़ाती हैं। इसके साथ ही साथ हम उदारवादी लोकतांत्रिक सरकार तो है ही हैं, उसके साथ ही साथ हम सोशलिस्ट गवर्नमेंट भी। और इसलिए कांग्रेस ने ये जरूर नोट कर लीजिएगा, मूल संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी राज्य की घोषणा नहीं थी, लेकिन 1955 में कांग्रेस का अवाड़ी अधिवेशन जब हुआ था, क्या हुआ था? अवाड़ी अधिवेशन। तो आपने अवाड़ी अधिवेशन में कांग्रेस ने समाजवादी ढंग के समाजवाद की अवधारणा को अपनाया था। उन्होंने कहा कि द सोशलिज्म बाय द वे ऑफ लाइफ ऑफ सोशलिज्म, समाजवादी ढंग के समाजवाद की अवधारणा को अवाड़ी अधिवेशन में उन्होंने पास किया और 1955 में पास किया था। लेकिन संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो समाजवादी राज्य भारत को घोषित किया गया और प्रस्तावना में इसको शामिल कर लिया। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य भी डिक्लेयर किया गया। सेकुलर स्टेट है और ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है देश का। ये देश का मूल संरचना है संविधान का कि सेकुलर स्टेट का जो सिस्टम है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। सेकुलर स्टेट और रिलीजियस स्टेट में डिफरेंस है। धार्मिक राज्य और सेकुलर राज्य में अंतर ये होता है कि धार्मिक राज्य में सिर्फ एक धर्म के लोगों को मान्यता होती है। सेकुलर स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें कई सारे धर्मों
को मानने की आज़ादी होती है, वो व्यक्ति का मैटर होता है कि आप किस धर्म को माने। लेकिन राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष होना, धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वो पूरी तरीके से धर्म से अलग नहीं होता, वो सभी धर्मों को प्रमोट करता है, सभी धर्म के बढ़ने की पूरी अवसर जब वो प्रदान करता है तब वो सेकुलर स्टेट कहलाता है। उसकी अवधारणा को वो ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है। आप सब लोग सेकुलर स्टेट की अवधारणा को पढ़िएगा। सेकुलर स्टेट का मतलब ये नहीं है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये सही बात है कि राज्य का धर्म नहीं है, धर्म व्यक्ति के हैं। लेकिन जो राज्य पूरी तरीके से अपने आप को धर्म से अलग कर लेगा वहाँ पर फिर इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी, राज्य लोगों के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, क्योंकि धर्म वो डंडा होता है जिसके आधार पर राज्य जो है वो लोगों को आसानी से कंट्रोल में लाता है। इसलिए राज्य को चाहिए, ये प्रोविज़न करता है कि सभी धर्मों के लोगों का समान रूप से उत्थान हो सके, वो सेकुलर स्टेट होता है। ठीक है, ये तमाम सारी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि भारतीय संविधान में दिए गए हैं। वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, वेलफेयर स्टेट की बात है, माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात है, एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की बात है जो अभी तक नहीं हो पाई थी। ये सब तमाम सारे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आप लोग डी बसु से पढ़िएगा और जहाँ नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा। कल हम आपको इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर मेरी क्लास लगती है। भारतीय संघीय व्यवस्था क्या है उसकी बात हम लोग करेंगे कल, और संघीय व्यवस्था करने के बाद फिर सिटीजनशिप की बात करेंगे।